Hello, good morning everyone. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Welcome to Exact IAS. It's 30th of August. Without getting delay, let's get started. So हमारी पहली न्यूज़ क्या कहती है? It's about Pakistan invites PM Modi to SCO meet in Islamabad. Basically, पाकिस्तान ने इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा है एससीओ की मीटिंग के लिए, दैट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है या कौन उसे कंडक्ट कर रहा है या कौन इंडिया को इनविटेशन भेज रहा है। इस तरह की चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है तो एससीओ इंस्टीट्यूशन कि ये क्या है, डिस्कस करते हैं। SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. It is an intergovernmental, political, economic and security alliance founded in 2001 by Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Uzbekistan and Tajikistan। इन कंट्रीज ने मिलकर एससीओ को फॉर्म किया था, जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एक सिक्योरिटी अलायंस का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली ऑन रूल्स एससीओ का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो शंघाई चाइना में की गई थी, बट हिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए तो 1996 में भी शंघाई 5 का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता गया। सिमिलरली इसी ट्रेंड में इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई का फुल मेंबर बनाया गया। और अगर रिसेंट की बात करें तो 2021 में ईरान को एससीओ का मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है। The SCO aims to promote cooperation, mutual support in areas trade, investment, energy, transportation and security। बेसिकली जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बीच आपस में म्यूचुअल सपोर्ट रहे, उन सबके बीच कॉपरेशन बना रहे, ट्रेड को लेकर, एनर्जी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर। संघाई की जो स्पिरिट है वो इसी पर फोकस करती है कि आपस में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रस्ट बिल्टअप हो, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट जैसी सिचुएशन बने, प्लस प्लस सिचुएशन बने, देन इक्वलिटी इंश्योर हो, कंसल्टेशन हो, किसी भी जो ग्लोबल मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन सब पे कंसल्ट करें, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द परस्यूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट अमंग द एससीओ मेंबर्स। जो कंट्रीज हैं एससीओ की, वी ऑल नो जिस तरह से इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, वैसे ही हर एक कंट्री की अपनी कल्चरल है, उनकी डाइवर्सिटी है। उन सबको कंट्रीज आपस में रिस्पेक्ट करें और साथ में ट्रेड करें, एक्सचेंजेस करें और डेवलप करें, साथ में एक दूसरे की सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। जो एससीओ है उसकी ऑफिशियल जो वर्किंग लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज। देन एससीओ का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ कोऑपरेशन। एससीओ जो है वो मेनली सिक्योरिटी इश्यूज पर फोकस करता है। इट्स फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। बेसिकली एससीओ ने रेड्स का भी फॉर्मेशन किया है। रेड्स जो है वो एक एससीओ के ही अंतर्गत आता है, जो कि टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इन सारी चीजों के खिलाफ काम करता है। सो जो सिग्निफिकेंस है एससीओ का कि एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्योंकि एससीओ के अंतर्गत सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कोऑपरेट किया जाता है। सेकेंड, अकोमोडेटिंग लार्ज पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड जीडीपी। एससीओ के अंतर्गत अप्रोक्स 40% ऑफ पॉपुलेशन आता है, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करता है। सो बेसिकली जो एससीओ का ग्रुप हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड थिंग इज स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। अगर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, SCO is potential to act as a catalyst for achieving regional integration among ASEAN countries and promoting stability across borders। SCO के अंतर्गत जो रीजनल कंट्रीज है, जो एशिया के अंतर्गत कंट्रीज आती हैं,
एससीओ के थ्रू वो अपनी जो म्यूचुअलिज्म है उसे बढ़ा सकती हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती है। अगेंस्ट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एससीओ फोकस करता है, सबसे ज्यादा जो चीज फोकस करता है एससीओ वो है सिक्योरिटी को लेके। सिमिलरली वो ये भी ध्यान देता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो और टेररिज्म को कैसे कम किया जाए। देन कंपैरिजन विद क्वाड, यूजुअली क्वाड एक 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग है, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। तो आए दिन एससीओ का कंपैरिजन क्वाड से किया जाता है कि जिस तरह से क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काम करे, उसी तरह से एशियन कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम एससीओ करता है। देन ऑब्जेक्टिव्स, एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग मेंबर स्टेट्स, सबसे बड़ी बात कि जो मेंबर स्टेट्स है उन सबके बीच में रिलेशंस अच्छे हो पाए। सेकेंड वन इज प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल, जितने भी सेक्टर्स होते हैं, रीजन्स होते हैं जिसमें कोऑपरेशन हो सकता है, उन सब में सारी मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो पाए, एक्सचेंजेस हो पाए। Then safeguard regional peace, security and stability. Then create a democratic, equitable, international, political and economic order. So these are the objectives of SCO that SCO used to focus. SCO का aim क्या है? प्रमोट करना सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रेड, एक्सचेंजेस को बढ़ाना, देन टेररिज्म को कम करना, रीजनल पीस को मेंटेन रखना और एक ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिकल और पीस ऑर्डर को क्रिएट करना। देन इम्पोर्टेंस, एससीओ की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे हमने सिग्निफिकेंस समझा कि एससीओ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों है एससीओ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, उन्हीं टाइप के पॉइंट्स को हम इम्पोर्टेंस में भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि पहला चीज एससीओ जो है वो काउंटर टेररिज्म पर वर्क करता है। As I have already told about the REDS organization that works under the SCO. The second one is regional stability. इससे क्या है कि रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। जो साउथ एशियन नेशंस हैं या जो एशियन कंट्रीज हैं उन सब के बीच स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए भी हमारे लिए एससीओ इम्पोर्टेंट है। देन कनेक्टिविटी, द एससीओ emphasized connectivity and infrastructure development which aligns with India's own priorities of enhancing connectivity with its neighbors and improving its own infrastructure. इंडिया की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही एसटीयू जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वी ऑल हैव ऑलरेडी सीन दैट जो एससीओ की मेंबर स्टेट्स है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे 20% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। देन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, the SCO provides India with a platform to engage in multilateral diplomacy and deepen its engagement with member countries. Boosting relations with Central Asia, the SCO is a potential platform to advance India's connect with Central Asia's policy. Basically ये सारे पॉइंटर्स हमें ये बताते हैं कि SCO इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली चीज टेररिज्म, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या आए दिन हमें कुछ रिसेंट चीजों में हमने टेररिज्म को बढ़ते हुए देखा है, उस चीज को काउंटर करने के लिए एससीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहां पे अपने रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए, एक्सचेंजेस बढ़ाने के लिए भी एससीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एससीओ की जो प्रायोरिटीज है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी को इंश्योर करती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट व्हाई SCO is important for the India. This was all about this article. हमने इस आर्टिकल को किस तरह से यूपीएससी से कनेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ एक न्यूज मिली कि पाकिस्तान ने इंडिया को एससीओ की मीट के लिए इनवाइट किया है। सो हमने उससे पूरा एससीओ को समझ लिया कि एससीओ है क्या। देन नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन लाइकली टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स प्लान टू कर्ब पॉल्यूशन। वी ऑल नो, हम हर साल देखते हैं कि जब विंटर आने वाला होता है या विंटर के टाइम पे जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं दैट आर मोर प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर, वहां पे जो एग्रीकल्चर करने की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली वो एग्रीकल्चर करने के बाद अपनी फसल काटने के बाद जो बची हुई चीजें रहती है उसे जला देते हैं।
जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होता है, जो भी वहां से धुआं उठता है वो आके दिल्ली में ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वहां की एयर क्वालिटी बहुत गिर जाती है। दीपावली के टाइम पे दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल्ली रहने लायक स्थान नहीं बचता है। सो इन सबको काउंटर करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट अभी से प्लान बना रही है कि किस तरह से हमें जो इस साल दिवाली में पॉल्यूशन से सामना करना पड़ेगा, उसे हम किस तरह से टैकल करेंगे। सो उसी सीरीज में उनका मानना ये है कि हम आर्टिफिशियल रेन टाइप के प्रोविजन को भी इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली हमने समझ लिया कि नॉर्दर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इस सीजन की कटाई के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसे हार्वेस्टर वगैरह से हटाने की बजाय वहां के किसान बिलीव करते हैं कि उससे पूरा जला दिया जाए, ताकि वहां की जो लैंड है वो और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाए और इजी हो जाए उनके लिए अगली फसल बोने के लिए, और जो लैंड है वो फर्टिलिटी के साथ प्रिपेयर हो जाए। लेकिन उसका गलत इम्पैक्ट दिल्ली पर पड़ता है। दिल्ली बीच में सेंटर में होने की वजह से हर जगह से पॉल्यूशन आके स्मोक आके उस एरिया में ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वहां की एयर क्वालिटी बहुत गिर जाती है। और उसी के सॉल्यूशन के तौर पे हमने आर्टिफिशियल रेन का एक प्रोविजन देखा। आर्टिफिशियल रेन के लिए किस क्लाउड्स का यूज किया जाता है? द आंसर इज सिल्वर आयोडाइड। देन नेक्स्ट, shun exotic trees, plant local species, says advisory from AP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बेसिकली हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेट्स में 33% ऑफ फॉरेस्ट, जो जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है स्टेट का, उसके अंतर्गत 33% ऑफ रीजन को फॉरेस्ट को ही रखना है। मतलब 33% ऑफ रीजन में फॉरेस्ट एरियाज होने चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इस बाउंड्री लाइन को टच नहीं करते हैं। बहुत स्टेट्स में मतलब 33% फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं, लेकिन लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हमारे जो स्टेट है उसके जियोग्राफिकल एरिया का 33% रीजन जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आए। सो सिमिलरली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इनिशिएट्स ले रही है कि वो एफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रही है। सो बेसिकली वहां पे एफॉरेस्टेशन करने के लिए कई सारी ऐसी स्पीसीज है जिन्हें बोला गया, ट्रीज की कुछ ऐसी स्पीसीज है जिन्हें बोला गया कि हमें इन ट्रीज स्पीसीज को एरियाज में नहीं लगाना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन स्पीसीज का नाम देखें। 3 ऑफ द स्पीसीज आर कॉनकॉर्पस इरेक्टस, लोकली नोन एज बटनवुड मैनग्रोव। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो ये स्पीसीज दी गई है कॉनकॉर्पस इरेक्टस या बटनवुड मैनग्रोव, लोगों का मानना ये है कि जो ये ट्री की स्पीसीज है ये बहुत ही ज्यादा आसपास के एरिया के वाटर को कंज्यूम कर लेती है। भले ही ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, लेकिन आसपास के रीजन के वाटर को कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल वाटर कम हो जाता है और जो बाकी प्लांट्स ट्रीज के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। द सेकेंड वन इज Elastonia scholarensis, that is also known as devil's tree. The third one is Terminalia montali, that is known as umbrella tree, or Madagascar almond. Similarly इन तीनों स्पीसीज के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है कि जो फर्स्ट वन की तो मैंने बता दी कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, और जो ये अम्ब्रेला ट्री है इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये साइक्लोन प्रोन नहीं है। मतलब कि थोड़े से ही साइक्लोन में ये खराब हो सकता है या डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए इस स्पीसीज को लगाने की बात मना किया जा रहा है। The umbrella tree is vulnerable to destruction in cyclone prone areas. सो बेसिकली हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि 3 जो स्पीसीज दी गई हैं ये किस चीज की हैं, ट्रीज की हैं, कोई बर्ड है, क्या कुछ है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस रैंडमली क्वेश्चंस पूछता है। सो यू शुड नोट इट डाउन, दीज 3 स्पीसीज बिलोंग्स टू अ ट्री फैमिली, दीज आर द ट्रीज दैट आर notified as not to be implanted in the Andhra Pradesh state. So next, the editorial is connecting the dots in the key visit. ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस करता है इंडिया की विजिट के रिगार्डिंग। इंडिया ने रिसेंटली पहले तो यूएसए विजिट किया, फिर उसके बाद यूक्रेन विजिट किया।
कई सारी मतलब कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारी इंडिया की ये विजिट जो है वो मोर और लेस न्यूट्रल उसको दिखा रही है कि इंडिया ना यूएसए के रशिया के साइड है ना ही यूक्रेन के साइड है, बट कहीं ना कहीं इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने का। हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, आए दिन वो एक दूसरे के रीजन पर मिलिट्री अटैक्स कर रहे हैं। इन सब सिनेरियो को देखते हुए इंडिया को एज अ फॉर फ्रंट माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स कंडक्ट करवा सकता है। इसको डिटेल से समझते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो नॉन अलाइनमेंट की रही है। इंडिया ने हमेशा से इस ग्लोबल स्टेज पे एक नॉन अलाइन दिखाया है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को सामने रखा था। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मतलब ये था कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो उस टाइम पे वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो ग्लोब दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था यूएसए पोल, दूसरा था यूएसएसआर। कंट्रीज आइदर हैव टू सेलेक्ट यूएसए और यूएसएसआर, बट चूंकि हम उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे तो हम नहीं चाहते थे कि हम फिर से किसी फॉरेन कंट्री के उसमें प्रेशर में आए और उनके दबाव को झेलें। हमने एक अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, दैट इज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, कि ना हम यूएसए के साथ हैं ना हम यूएसएसआर के साथ हैं। हम अपनी पॉलिसीज खुद फॉर्म करेंगे, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। सिमिलरली हिस्टोरिकली हम इस तरह की पॉलिसी को फॉर्म करते हैं कि हम किसी को पर्टिकुलरली सपोर्ट नहीं करते, हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा ग्लोब हमारी फैमिली है। सिमिलरली अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। पहले उन्होंने रशिया विजिट की, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन विजिट किया, ताकि हमारी जो एक्शंस है उससे फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट ना आए कि हम किस कंट्री के तरफ ज्यादा अलाइंड है। India's foreign policy has always sought to balance its relationships with global powers and peaceful negotiations of territorial disputes। जो हमारी ये पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, इसके तहत हमने कई बार हिस्ट्री में देखा है कि हमारे इंडिया जो है वो ऐसी नेगोशिएटिंग पॉलिसीज को कंडक्ट करवाने में सक्सेसफुल रहा है। फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। उस टाइम से इंडिया ने अपने आप को दोनों कंट्रीज से इक्वल डिस्टेंस पे अवे रखा है, किसी को भी ज्यादा फेवर नहीं दिखाया है। This approach is consistent with India's broader strategy of managing complex geopolitical landscapes without compromising its national interest। इस तरह से इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी में रखता है और अपनी नेशनल इंटरेस्ट को साथ के साथ मेंटेन करते हुए ग्लोब में जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उन सब में अपनी वॉइस रखने में सक्षम रहा है। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया नॉन अलाइंड रहा है। India has always advocated respect for the United Nations Charter and peaceful settlement of disputes through institutions such as the UN. A possible broader strategy, the interest. Basically बात की जा रही है कि प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी अगर अपनाई जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास एक ब्रॉडर एरिया ओपन अप है कि इंडिया अपनी लीड ले सकता है और दोनों कंट्रीज को नेगोशिएट करवा के सीज फायर लाइक सिचुएशंस या एक टेम्परेरी पीसफुल एग्रीमेंट्स कंडक्ट करवा सकता है। इस चीज को कंडक्ट कराने के लिए हर एक कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट है, बट अगर फॉर फ्रंट पे इंडिया आ रहा है तो दैट वुड बी गुड सिचुएशन। अगर इंटरेस्ट की बात करें कि यूएसए का इंटरेस्ट क्या है, द यूएसए हैज कंसिस्टेंटली emphasized that any negotiations over the Ukrainian conflict should only occur from a position of strength। यूएसए का मानना यह है कि अगर कोई भी यूएसए का अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यूएसए का इंटरेस्ट ये है कि बहुत लंबे समय से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही है। अगर वहां से यूएसए अपना इंटरेस्ट उठाएगा, जब वहां पे पीसफुल सिचुएशन हो जाएंगी, नेगोशिएशंस हो जाएंगे, तब जाके यूएसए का जो दूसरी वेस्ट एशिया वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ईरान को लेकर के, इजराइल को लेकर के, इन सब में तब जाके अपना उसका जो कंसंट्रेशन है वो उस एरिया से उठकर उस साइड शिफ्ट होगा। तब जाके अपनी यूएसए और फॉरेन पॉलिसीज में वर्क कर पाएगा कि
वेस्ट एशिया में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको वो हैंडल कर पाए। सो यूएसए का इंटरेस्ट ये है। Then European countries meanwhile are desperate to see a resolution to the conflict, especially as the war continues to hurt their economies and increase energy security concerns. We all know European countries कहीं ना कहीं यूक्रेन पर डिपेंडेंट है एनर्जी को लेकर के। सो बात की जा रही है कि जब वॉर लाइक सिचुएशंस खत्म होंगी, जब यूक्रेन का ध्यान अपने आप को सेव करने से हटेगा, तब तो जाके वो अपनी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन सब की डिमांड को फुलफिल कर पाएगा। और जो यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन या अलग अलग एक डाउट लाइक सिचुएशंस बन रही है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, तब जाके वो भी सॉर्ट आउट होंगे और जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म से वर्क कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज उस टाइप से वर्क करेंगी। With winter approaching, European countries face the prospect of further economic hardship due to the energy shortages and inflationary pressures. A temporary peace, even if not a comprehensive solution, would alleviate some of these challenges and provide breathing room for European policy makers. अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया का रोल क्या है इसमें। इंडिया का रोल ऐसा है कि अगर रशिया के साइड से पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज इन यूक्रेन और रशिया के बीच में नेगोशिएट करवा रही है तो ये एक सिचुएशन हो जाएगी सरेंडर टाइप की। रशिया को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट मतलब लगेगा कि उसने कहीं ना कहीं यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया है और उसकी बात को नीचे किया गया है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वॉर कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था यूएसए की उससे कि यूक्रेन अपने इंटरेस्ट दिखा रहा था नाटो में ज्वाइन होने के लिए। और नाटो किसका ग्रुप है? यूएसए का। सो अगर कोई भी वेस्टर्न कंट्री इंटरफेयर कर रही है तो इट्स लाइक अ सरेंडर लाइक सिचुएशन फॉर द रशिया। बट अगर इंटरफेरेंस इंडिया का है, इंडिया अगर इस पूरे एजेंडा में सामने आती है तो ये एक विन विन लाइक सिचुएशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया का जैसा रिलेशन यूक्रेन के साथ है वैसा ही रिलेशन रशिया के साथ है और रशिया और इंडिया के रिलेशंस इतने बेहतर रहे हैं कि इसको एज अ सरेंडर लाइक सिचुएशन रशिया नहीं कंसीडर करेगा। India represents the best option for mediation. The long-standing friendship between Russia and India forged during the Cold War and maintained through decades of military and economic cooperation provides a level of interest that would be difficult to replicate with other potential mediators, even not so with China. For Mr. Putin, engaging in negotiations through a neutral party such as India could offer a honorable exit from the conflict or war without appearing to surrender to Western pressure. हमने रोल ऑफ इंडिया समझ लिया। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इंडिया के लिए अभी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी रही है कि जब 2024 के इलेक्शंस आए तो कहीं ना कहीं जो अभी की गवर्नमेंट है उनकी फुल विन विन सिचुएशन नहीं रही है। उन्होंने इतनी ज्यादा सीट्स नहीं कैप्चर की जितने की पिछले इलेक्शंस में। सो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी जो मोदी गवर्नमेंट की जो कम हुई है वैल्यू उसको एक अपराइज मिलेगा। फॉर मिस्टर मोदी दिस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कुड बी a legacy defining movement. Despite his considerable achievement on the international stage, he has faced significant challenges on the domestic front, including a disappointing performance in the 2024 general elections and growing economic concerns. पहली चीज। दूसरी, Mr. Modi's involvement in resolving this conflict would align with his broader vision of India as a Vishwamitra, जो मैंने बात की वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरे जो ग्लोब है वो हमारी फैमिली है। और बात की जा रही है विश्वमित्र की, मतलब जो इंडिया है वो हर किसी का मित्र है। इंडिया के किसी के साथ एनिमी लाइक रिलेशंस नहीं है, ये चीज भी एश्योर हो जाएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में मेडिएट करके कुछ इनिशिएट उठा सकता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक टेम्परेरी सॉल्यूशन निकले, ताकि जो ग्लोबल ऑर्डर कहीं ना कहीं एक डाउट में है कि व्हाट नेक्स्ट, उस पे फुल स्टॉप लगे और जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ग्लोब की, वो सारी दूसरी प्रॉब्लम्स पर फोकस करें। Then next, moving the spotlight to grassroots democracies.
क्या कहता है ये आर्टिकल डिस्कस करता है स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में। जैसे कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, उसी तरह से स्टेट्स में भी स्टेट इलेक्शन कमीशंस वर्क करते हैं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA के थ्रू हमने स्टेट इलेक्शन कमीशंस को बनाया, उनको पावर्स दी, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर्स लिखे। इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जो लोकल डेमोक्रेसी है, पंचायत लेवल, म्युनिसिपल लेवल, इन सब लेवल्स पे जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं उसको प्रॉपर उनके कंडक्ट के लिए। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशंस के साथ प्रॉब्लम देखी गई है, मतलब कि उनके डिसएम्पावरमेंट की बात की जा रही है, उनके पास प्रॉपर राइट्स नहीं है, उनके पास उतनी फंडिंग नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर इतनी सही नहीं है। सो बेसिकली जब तक हम जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है, पंचायत है, म्युनिसिपल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इन सब को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक हमारी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने के चांसेस कम है। सो जरूरत है कि हम स्टेट इलेक्शंस कमीशंस के बेटरमेंट के लिए वर्क करें। और जो सामने आ रही चीजें, बेसिकली जो सदर्न स्टेट है कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से, कई बार इशू सामने आया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सो उन सबको सॉल्व की जाए। सो उसमें इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो SCEC है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू उनका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए जरूरत है कि अपने वर्क को कंडक्ट करने के लिए उन्हें प्रॉपर पावर दिया जाए, फंडिंग दी जाए, राइट्स दिए जाए। सो द SECs must be fully empowered on all the matters of local government elections। जैसे कि इंडिया के लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स रहते हैं, उसी तरह से लोकल गवर्नेंस के लेवल पर जरूरत है कि SCECs को भी पावर दिए जाए। कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए, रिफॉर्म्स दिए गए। फर्स्ट, देयर इज द नीड टू ब्रिंग SECs ऑन अ पार विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट थिंग कि उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे पावर दिए जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, उसी में बात की जा रही है। सेकेंड थिंग, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है वैसे ही SECs को भी अपॉइंट किया जाए। हम SECs को क्यों नहीं अपॉइंट कर सकते हैं उस तरह से, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी 3 मेंबर बॉडी है, वैसे ही इन्हें भी, इनकी भी मेंबरशिप बढ़ाई जाए, इनको भी पावर्स दिए जाए और इनका भी जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो एज सिमिलर टू द ECI हो। The second thing is that the delimitation of ward boundaries and reservation of seats must be mandated only at fixed interval, say once in 10 years। कई बार क्या होता है कि स्टेट्स में हमें डिले दिखता है कि यार इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं हो रहे, पंचायत वर्क ही नहीं कर रही है, वार्ड मेंबर्स वर्क ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्शंस ही नहीं हुए। और इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? क्योंकि SEC जो है वो वेट कर रही है कि डिलिमिटेशन हो, प्रॉपर जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको, उसमें हर एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए डिलिमिटेशन किया जाता है। सो वो प्रोसीजर कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम बताया गया है कि इसे 10 साल में किया जाए। सेकेंड थिंग बात की जा रही है, द पावर ऑफ वार्ड डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी वेस्टेड टू द SECs। बेसिकली होता क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो कई बार वो इस चीज को नजरअंदाज करती है कि हमें डिलिमिट करना है वार्ड्स को और पंचायत को। तो उसके तहत जब स्टेट गवर्नमेंट इस वर्क को कहीं ना कहीं डिले करती जाती है या रिजर्वेशन के लिए पूरी वो नहीं प्रोवाइड करती कि कौन कौन सी सीट्स रिजर्वेशन के अंतर्गत आ रही है, तो उसकी वजह से भी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं करवा पाते। सो इसलिए जो ये डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के दे देना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को, ये बात की जा रही है। फाइनली, malpractices by presiding officers appointed by the state governments have also emerged। an example, election of mayor in Chandigarh। so basically इस पूरे एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज हो गई या वार्ड मेंबर्स हो गए, वार्ड कमिटीज हो गई, जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, जिन सब में स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क करता है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि जो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे है
उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए एंड ओवरऑल डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रॉपरली फॉलो हो सके। देन एनालाइजिंग द जेंडर बजट ऑफ 2024 एंड 25। बेसिकली देखा गया है कि हमने जेंडर बजट स्टार्ट किया। जेंडर बजट मतलब कि स्पेसिफिक बजट में हमने ये दिखाना शुरू किया कि कितना अमाउंट ऑफ मनी हम विमेन्स के लिए दे रहे हैं। इस साल के बजट में कंटिन्यूअसली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कंटिन्यूअसली बताया कि जो इस बार का बजट है वो विमेन एम्पावरमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। विमेन एम्पावरमेंट। सो बेसिकली हमने देखा कि जो जेंडर बजट है, जो फीमेल्स के लिए बजट एलोकेट हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं राइज देखने को मिला है। उसके पीछे के कुछ रीजंस है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। 2004-2005 से जेंडर बजट एलोकेट होना शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक अप्रोक्स 5% ऑफ जीडीपी जो है 5% ऑफ टोटल बजटरी एलोकेशन ही जेंडर बजट को दिया जाता है। मतलब कि जितना भी टोटल बजट एलोकेट हुआ है उसमें से 5% अप्रोक्स, कई बार थोड़ा ज्यादा कई बार थोड़ा कम, बट एवरेज 5% टोटल बजट का जेंडर बजट के लिए एलोकेट किया जाता है। लेकिन इस साल ये देखा गया कि ये जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। मतलब कि 6.8% ऑफ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर फॉर 2024 एंड 25 इज एलोकेटेड फॉर द फीमेल्स। दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं सडन राइज देखने को मिला है। इसके पीछे कई सारे रीजंस भी डिस्कस किए गए। बेसिकली जेंडर बजट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए है रिपोर्ट्स द एक्सपेंडिचर इन स्कीम्स विथ 100% एलोकेशन फॉर विमेन्स। बेसिकली पार्ट ए में ऐसी स्कीम्स को लिखा जाता है या इंक्लूड किया जाता है जिसमें कि 100% पैसा जो है वो विमेन्स के लिए स्पेसिफाई किया गया है। फिर उसके बाद पार्ट बी में ऐसी स्कीम्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन या फीमेल्स के लिए 30% से 99% तक का बजट एलोकेट हुआ है। मतलब उसमें जो पार्टिसिपेटरी हैं उसमें 30% से लेके 99% तक की विमेन्स है। द थर्ड वन इज पार्ट सी, जिसमें कि 1% से लेके 30% तक की जो पार्टिसिपेटरी है वो विमेन्स है। सो बेसिकली पार्ट 3 में जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि हमने थोड़ा सा भी अगर विमेन्स के लिए मनी एलोकेट किया है तो उसे हमने पार्ट सी में इंक्लूड कर दिया गया। इसीलिए जो फाइनली एट द एंड जो बजट पूरा एस्टिमेट दिखा जेंडर के नाम पर वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया। हमने कई सारी ऐसी स्कीम्स जो ओवरलैप कर रही थी जहां पे 100% विमेन्स हैं भी नहीं, स्टिल उसे पार्ट ए में कंसीडर कर दिया है, या कुछ ऐसी स्कीम्स जिन्हें पार्ट सी में रखना चाहिए उन्हें पार्ट बी में रख दिया है। इस तरह से जेंडर बजट बढ़ता हुआ नजर आया है। सामने आ रही है बातें कि ये कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशंस के कारण या फिर हम बजट को कैलकुलेट करने में साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं कर रहे, इसलिए भी ये सारी चीजें सामने आई हैं। सो कुछ एनोमलीज जैसे कि कुछ जो पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम्स को हमने जेंडर बजट के अंदर पार्ट बी या पार्ट सी में इंक्लूड कर दिया। या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इसे भी हमने जेंडर बजट के अंदर इंक्लूड कर दिया। सो ऐसी स्कीम्स फुल्ली तो विमेन एम्पावर करने के लिए नहीं बनाई गई है, बट स्टिल हमने उन्हें इसके अंतर्गत रखा, इसलिए हमें जो जेंडर बजट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। These anomalies can be minimized by incorporating explanation from the entries made in the GBS. So बात की जा रही है the need for including rationale is also to maintain the detailed reporting is not a mere exercise in increasing the quantum of allocation reported for women's development. It is to ensure actual spending for women in all government programs. हमें जरूरत है कि हम साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करें जिससे कि हमें जो एक्चुअल डेटा है वो पता पड़े कि किस तरह से कितना बजट वुमेन्स के लिए एलोकेट हुआ और उस हिसाब से विमेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ये पूरा एडिटोरियल यही डिस्कस करता है। हम यहाँ से मेंस के लिए पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया वर्क कर रहा है, या उसकी जो अगर क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जाए तो भी हम यहाँ से पॉइंट्स निकाल सकते हैं।
So this was about this article. Then next, on the controversy over lateral entry into the civil services. हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने 45 पोस्ट के लिए लेटरल एंट्री निकाली थी, लेकिन ऑपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के कारण यूपीएससी ने अपना ये डिसीजन वापस ले लिया, मतलब कि अब वो वैकेंसी सामने नहीं है। तो कई बार लेटरल एंट्री पर क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से एक प्रॉपर सिस्टम है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एस्पिरेंट्स जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर कहीं ना कहीं लास्ट ईयर का अगर डेटा देखा जाए तो 13 लाख एस्पिरेंट्स में से सिर्फ अप्रोक्स 1000 एंड समथिंग ही सेलेक्ट होकर यूपीएससी के अंतर्गत गए। सो इतना हैवी स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद 10 से 12 साल देने के बाद जाके उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट मिलती हैं। लेकिन अगर लेटरल एंट्री की सिस्टम की जाए तो उसमें मेयरली सिर्फ एक जो जिनको हम कैपेबल समझते हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया, उनके मेयरली इंटरव्यू के थ्रू ही उन्हें इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है। तो इस पूरे में क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। लेकिन जो हमारा एम था लेटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस करने का, कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाए, और जिन सेक्टर्स में हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है उनमें हम उन्हें पोस्टिंग दें। जो हमारे नॉर्मल सिस्टम है वो एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि जो आईएएस आईपीएस वगैरह सेलेक्ट होते हैं वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लिए जो सेक्रेटरीज का वर्क रहता है उसमें हम बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रहे हैं, उनको हम वहां पे एक प्लेस दे रहे हैं ताकि इंडिया के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज फॉर्म हो सके। सो लेटरल एंट्री के लिए दोनों टाइप के व्यूज सामने आते हैं, हमें अपने स्टैंड लेने चाहिए, मतलब हमें अपना एक खुद पूरे प्रोस कॉन्स डिस्कस करके एक स्टैंड पे आना चाहिए, एक बैलेंसिंग आंसर बनाना चाहिए। सो इस पूरे आर्टिकल में भी यही डिस्कस किया गया है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, मतलब क्या ये लेटरल एंट्री वाला सिस्टम सही है या नहीं। देन नेक्स्ट, India China hold 31st WMCC meeting to iron out issues. Working mechanism for consultation and coordination on India China. WMCC का फुल फॉर्म है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए WMCC की मीटिंग्स होती हैं। सिमिलरली अभी 31st मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसके अंतर्गत दोनों का स्टैंड यही था कि हम दोनों कंट्रीज मिलकर इश्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर एक दूसरे के स्टेप्स को वेलकम करेंगे। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, हम सब जानते हैं चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट रही है और आए दिन वो हमारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज SC प्रोटेक्ट्स जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुज कास्ट ट्राइब्स वर डीशेड्यूल्ड। बेसिकली 2001 में एक रूलिंग आई थी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, दैट ओनली पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई scheduled caste and scheduled tribe list under article 341 and 342। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था 341 और 342 आर्टिकल के अंतर्गत कि SC ST की जो लिस्ट है उसमें मॉडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके तहत कुछ कास्ट को डी नोटिफाई कर दिया गया था कि ये कास्ट SC ST के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन उन कास्ट के लोगों को जब उसके पहले ही सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए थे SC ST के, और उसी के तहत उन्होंने जॉब में अप्लाई किया, जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया था और वो अपना वर्क कर रहे थे, बट इस रूल के बाद उन्हें जॉब से हटा दिया गया। सो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो ट्राइबल स्केड्यूल्ड ट्राइब और स्केड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते और उन्हें डी नोटिफिकेशन के लिए हटाया गया है, तो उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन्हें न हटाया जाए। Portal launched for registering sexual harassment cases. The Union Ministry of Women and Child Development has launched SheBox, a centralized portal for registering and monitoring complaints of sexual harassment of women at the workplace. So, जरूरत है SheBox को याद रखने की कि SheBox जो है वो एक पोर्टल है जो किससे रिलेटेड है। Then next, सबमरीन अरिघात सेट टू एड बलास्ट टू न्यूक्लियर ट्रायल। बेसिकली हम सब जानते हैं इंडिया की जो अरिघात है वो सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड
बैलिस्टिक मिसाइल सब जो कि सबमरीन लेवल पे वर्क करेगी वो बन गई है। पहली कौन सी थी? पहली थी अरिहंत। अरिहंत को हमने 2016 में अपने नेवी में इंक्लूड किया था। उसके बाद अरिहंत में ही कुछ अपग्रेडेशन करके टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करके और भी बेहतर टेक्नोलॉजीज को उसके अंतर्गत लाया है और नई सबमरीन इंट्रोड्यूस की है, दैट इज अरिघात। This is the India's second nuclear powered ballistic missile submarine, that is INS Arigat. So this was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप एग्जैक्ट आईएएस को फॉलो करिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द आपको सारी न्यूज यूपीएससी से रिलेटेड मिले और आपको एग्जाम क्रैक करना इजी पड़ जाए। थैंक यू सो मच।